नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती। आप सभी मित्रों का, भाइयों एवं बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके अपने जियो क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, सीटेट 2026 में बाल विकास के टॉप 30 क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। ये क्वेश्चन यूथ कंपटीशन से लिए गए हैं और इन क्वेश्चन पे डिस्कशन करने से पहले सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और जो लोग पेपर देने जा रहे हैं उनको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और आप सभी लोग का एडमिट कार्ड आज जारी हो गया है, आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे बारे में जानना चाहें तो मैं आपको बता दूं, मैं 2 बार सीटेट क्लियर कर चुका हूं। फर्स्ट टाइम में मेरा 96 नंबर था प्राइमरी में और 92 नंबर था मेरा जूनियर में। सेकंड टाइम में मैंने जो अटेम्प्ट करा तो मेरा 115 नंबर प्राइमरी में था और जूनियर में मेरा 95 नंबर था। 2 बार मैंने सीटेट क्लियर किया है। उसी बेस पे मैं किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। ये 30 क्वेश्चंस मुझे ऐसे लगे जो मुझे आपको बताने चाहिए और कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प करेंगे। जब आप पेपर दे के आएंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, 30 क्वेश्चन में से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपको एज इट इज भी मिल सकते हैं या इसी भाषा के क्वेश्चन मिल सकते हैं। वो तो मैं पहले प्रूफ नहीं कर सकता हूँ, वो आप पेपर दे के आएंगे तभी बताएंगे। बाकी अगर किसी को आवश्यकता होगी तो मैं अपने मार्कशीट जरूर शो कर दूंगा। तो चलिए बात करते हैं टॉप 30 क्वेश्चंस की। और आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। पेपर देने से पहले एकदम दिमाग को शिथिल रखेंगे, बहुत बेहतरीन पेपर होगा। कोई बहुत टफ एग्जाम नहीं होता है, बस इसकी भाषा को समझना होता है। चलिए हम बाल विकास के एक क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हम, और इसमें देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक साथ में दो आंसर सही हो सकते हैं। तो उस सिचुएशन में हमें करना है जो सबसे उपयुक्त क्वेश्चन होगा, आंसर होगा, हमें उसी को ही सेलेक्ट करना होगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रस्तुत करता है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे 4 ऑप्शन है। विकास अधिगम में स्वाधीनता, दूसरा है विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, तीसरा विकास अधिगम का समानार्थक है, या चौथा आप डी अगर देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि अधिगम एवं विकास समानांतर क्रियाएं हैं। इसको एक मिनट में रोक देता हूं, बार बार स्क्रीन चली जा रही है। ये देखिए, अधिगम एवं विकास समानांतर क्रियाएं हैं। तो इनमें से इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग जरा गेस कीजिए। जिन लोगों ने बहुत ही अच्छे से सीडीपी पढ़ा होगा उनको इसका आंसर मिल जाएगा। और इसका जो एग्जैक्ट आंसर है मैं वो आपको बता दे रहा हूं। इसका यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो आंसर बी होगा। विकास प्रक्रिया जो होगी वो अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, विकास का मतलब होता है वृद्धि। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। आलोचना मतलब बुराई। तो कोहलबर्ग के जो सिद्धांत है उसकी एक बुराई क्या है। अब इसमें मैं सारे ऑप्शंस पढ़ूंगा। 1 नंबर पे लिखा, कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूतिक मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया है। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता या तर्कणा विकासात्मक है। या इसके अलावा तीसरा अगर आप देखेंगे तो कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। और इसमें चौथा अगर आप देखेंगे तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा स्पष्ट रूप से कि इन सभी चीजों को अगर आप देखेंगे तो इसमें आप मैं एक तरीके से ट्रिक की तरीके से भी आपको इस चीज बता सकता हूं। इस चीज को आप लोग अगर कहीं अगर नैतिक तर्कणा और कोहलबर्ग की बात है, तर्कणा या तार्किकता एक ही बात है, तो अगर आ जाए और उसमें अगर जहां भी लिखा हो, ये सब जहां पर भी लिखा हो मित्रों कि कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं कि नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है, ये एकदम सही होगा। और इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो एज इट इज अगर क्वेश्चन आएगा तो घुमा के देगा, लेकिन जहां पर भी महिलाओं की नैतिक तार्किकता में विभिन्नता की बात की जाए, मान लीजिएगा कि वो वही सही है, क्योंकि कोहलबर्ग के नैतिक तर्कणा में ये चीजें नहीं सम्मिलित की गई हैं, ये चीजें छूट गई हैं या उन्होंने क्या किया उसके बारे में जो कुछ है, लेकिन यहाँ पे यही इसका आंसर नहीं माना जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका करेगी। शिक्षार्थी का मतलब होता है विद्यार्थी।
तो एक विद्यार्थी केंद्रित मतलब बाल केंद्रित, ये ऐसे भी शब्द प्रयोग है। देखिए इस हिंदी में बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे, बाल केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, तो इस चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। तो एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका क्या करेगी, यहां पे मैं ऑप्शंस ले रहा हूं। एक नंबर पे अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को दूसरे के साथ अंक के लिए मुकाबला, ये हो ही नहीं सकता, जो कि मुकाबले की बात आ गई, बच्चों में युद्ध नहीं करवाना है। वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उस प्रकार से बच्चों को वैसा करने के लिए ये भी नहीं होगा। अब इसमें हम देखेंगे इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं, देखो स्वयं का अधिगम आ गया यहाँ पे, और प्रोत्साहित करना, देखिए प्रोत्साहित भी लिखा है, स्वयं का अधिगम लिखा, तो इसमें बाकी आगे कुछ भी हो सब गलत है, इसका सी सही हो जाएगा। गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है, वो क्या हो सकता है, देखिए इस पे चर्चा करेंगे। तो गार्डनर की जो बहुबुद्धि का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, तो इसमें बहुत तगड़ा दिया हुआ सिद्धांत इसका, संगीतमय बुद्धि दी हुई है, आध्यात्मिक बुद्धि दी है, भाषाई बुद्धि दी है और अंतः व्यक्तित्व दिया हुआ है। तो गार्डनर का जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध, यहां इन शब्द को पकड़ना है, आत्मबोध को जो बात करेंगे, तो यहां पे मैं डायरेक्ट आपको दिखा दे रहा हूं कि आत्मबोध की जब भी बात होगी तो व्यक्ति की अंतः व्यक्तिक शक्ति होगी, इसका यही सही होगा। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है, कहने का तात्पर्य है कि जीन पियाजे और वाइगोत्स्की में क्या एक प्रमुख विभिन्नता है, अलग अलग क्यापन है। नंबर 1 पे यहां पे लिखा है व्यवहारवादी सिद्धांत की आलोचना। दूसरा अगर आप देखेंगे तो इसमें बच्चों को एक पालन पोषण के परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। तीसरे भाषा एवं चिंतन के बारे में दृष्टिकोण, और डी दिया और चौथा दिया ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों का संकलन। तो आप सभी लोगों ने तो पढ़ा हुआ है, तो इसमें मैं आपको भी एक कुछ चीजें याद दिलाऊंगा। जब आप क्लास ले रहे थे तो आपको बताया गया होगा कि वाइगोत्स्की और पियाजे, जो पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए है और वाइगोत्स्की सामाजिक, तो इसलिए यहाँ पे ये आंसर इसका सही होगा, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है कि भाषा एवं चिंतन के बारे में उनका दृष्टिकोण। वो कहते हैं भाषा पहले आएगी, वो कहते हैं कि चिंतन पहले आएगा। जीन पियाजे जी कहते हैं चिंतन पहले होगी, वाइगोत्स्की जी कहते हैं भाषा पहले होगी। तो भाषा और चिंतन के बारे में इनका दृष्टिकोण अलग अलग है, इसलिए इसका सी सही होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 में इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं की विशिष्ट समूह के आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक सहमत हैं। देखिए इसमें यह कहना चाह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है रूढ़वादी की वजह, रूढ़वादी जो हमारा पूरा चैप्टर था रूढ़वादिता, उसके आधार पे कि जो हम पहले से दृष्टिकोण बना लेते हैं उस पर ये क्वेश्चन है। तो उसमें पहला ऑप्शन है लड़कियों के सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है जबकि लड़कों को रोने जैसे संवेदना। देखिए इसमें लड़का लड़की में जहां भी भेद की बात होगी वो आंसर नहीं होगा। यौनारंभ के दौरान लड़के एवं लड़कियों के साथ नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि देखिए ये भी गलत है, इसका मतलब इस प्रश्न के अनुसार इसका ये आंसर नहीं होगा। जहां भी भेदभाव होगा नहीं होगा। सभी लड़कों में कला विषयों के अंतर्निहित प्रतिभाएं होती हैं जबकि लड़के आक्रामक होते हैं। लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते, ये इसका सही होगा। लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते, नहीं ये नहीं हो सकता है। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हों। इस संदर्भ में वो क्या करेगी, आंतरिक रूप से विद्यार्थी को प्रेरित करने के लिए क्या करेगी। सभी बच्चों के लिए उपलब्ध एक समान मानकों का उल्लेखित करना। दूसरा है अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देना।
तीसरा वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना, और चौथा इस प्रकार की अधिगम गतिविधि की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन करे। अब देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया है क्वेश्चन। अगर यहाँ पे अपसारी लिखा होता तो इसका ये आंसर सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे अपसारी नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पे इसका अभिसारी लिखा हुआ, तो इसलिए इसमें आंसर सही जाएगा बी आंसर इसका राइट होगा। और यही बहुत सारे लोग कह रहे होंगे ये आंसर ये नहीं, अगर यहाँ पे अपसारी होता तो ये सही होता, अभिसारी है इसलिए ये सही नहीं माना जाएगा। चलिए आगे आते हैं। कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि, कक्षा में अगर कोई बच्चा असफल हो रहा है तो हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है। उसमें ऑप्शन दिया हुआ कि किस विश्वास की तरफ ले जाती है। इसमें अगर आप देखेंगे तो पहला दिया हुआ है आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इस प्रकार के प्रयोग किए जा सकते हैं। दूसरा दिखा है पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति का आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। देखिए बच्चे को कभी असफल नहीं मानेंगे, तो यहां पे लिखा है कि आकलन की प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है, तो यही इसका सही है। बाकी और पढ़ लेंगे, सी पढ़ लेंगे, बच्चों में अनुत्तीर्ण होने ये नहीं होगा, बच्चे कुछ अनिश्चित कमियों के साथ, यह भी गलत है। इसका बिल्कुल एकदम सटीक और पॉजिटिव आंसर चूंकि देना है तो इसका बी सही है, इसका बी सही होगा। चलिए चलते हैं अगले पर, 9वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं, इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वोपयुक्त है। इसका कहने का मतलब है कि बच्चे गलतियां करते हैं तो आप इसमें क्या करेंगे। बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न होता है इसलिए वो गलती करते हैं, तो ऐसा हम कह ही नहीं सकते, सपने में नहीं सोच सकते सीटेट की अगर परीक्षा देने जा रहे हैं तो। बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं, बच्चों की रुचि, हमारी रुचि गड़बड़ हो सकती है लेकिन बच्चों की रुचि हम गलत कह देंगे तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना, ये भी देखिए गलत है। तो अब इसमें जो भी लिखा होगा सी ही सही होगा। चलिए पढ़ लेते हैं। बच्चों ने अभी तक संकलनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। देखिए बिल्कुल हम अपनी शिक्षण विधि चेंज करेंगे, हम अपने सारे सिस्टम को चेंज करेंगे, लेकिन हम बच्चे को गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बच्चा जो है वो सीखने के लिए आया है, उसके अंदर से हम कमियां नहीं निकाल सकते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्षमा चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहां पे देखेंगे एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृष्टात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रमाण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। और उसके जो प्रश्न है उसके आंसर कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं। विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्दिष्ट करने की कोशिश कर रही हैं। दूसरा है इसमें अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। देखिए इसमें बहुत ही जटिल प्रश्न, हिंदी के जटिल शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें तीसरा लिखा प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है, और चौथा है केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर। अब देखिए इस प्रश्न को पहले पढ़िए और प्रश्न का जब आप निचोड़ देखेंगे तो इसका आंसर सही होगा, जिसमें लिखा है विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को, ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण लाइन, चिंतन को निर्दिष्ट करने की कोशिश कर रही है। वो अपने चिंतन को बढ़ाने की कोशिश करे क्योंकि वो दृष्टात्मक प्रस्तुति बनाती है। चलिए आगे चलते हैं। किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधान बनाने में सहायता कर सकती है या करती है। तो एक पे देखेंगे हम, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं के समाधान करने के मौके, देखिए अभी मौका लिखा है तो यही आंसर इसका सही है, बाकी कुछ भी होगा सब गलत होगा। चलिए चलते हैं 12 नंबर पे। निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं। अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपक के द्वारा नियंत्रित होता है। अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता है जब तक इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप में आकलन नहीं किया जाए, तो ये तो हो ही नहीं सकता, पढ़ते ही इसको हम काट देंगे। अधिगम पूर्ण रूप से बाहरी भी नहीं होता, ये भी हम पढ़ते ही काट देंगे। अधिगम केवल तभी होता है
और तभी आएगा शब्द, ये भी नहीं हो सकता है, इसका मतलब यही इसका सही होगा, कुछ भी होगा। आप पढ़ सकते हैं अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता, बहुत सही। देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको हमको स्वयं से ही अपने आप उसको देखते ही टिक कर देना है, उसमें कुछ करना ही नहीं, बस ऑप्शन को पढ़ना है, ऑप्शन को पढ़ते हुए आंसर को टिक करते रहना है। ये आपको जो 30 क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। इन क्वेश्चंस को आप समय निकाल के दीजिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चन से आप 300 क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए देखते हैं 13। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? बाल विकास के इतने सिद्धांत है, जिसमें से कौन सकता है? विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। देखिए हिंदी के शब्द कठिन है, परंतु इसका यही सही है, क्योंकि अन्योन्य क्रिया जो होती है वो विकास एवं परिपक्व के बीच ही घटित होती है। अनुभव विकास का एकमात्र हो ही नहीं सकता। विकास प्रबलन एवं दंड है, बिल्कुल नहीं होगा। प्रत्येक बच्चे में सही ढंग से अनुमान की कोई आवश्यकता नहीं है, जो भी चीज होगा सब प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। 14 पे आएंगे। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन हम पहले पढ़ते हैं। प्राकृतिक पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? और ये ए ऑप्शन है, एक बच्ची एक खाली स्लेट के समान होती है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभाव का बहुत कम महत्व होता है। बहुत कम महत्व तो ये नहीं होगा। आनुवांशिक तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं, दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए ये सबसे अच्छा आंसर इसमें है। आनुवांशिक परिवेश से एकदम से गुथे होते हैं और व्यक्ति के विकास पे दोनों प्रभाव डालते हैं। बात सही है कि जो परिवेश होगा और जो वंशानुक्रम होगा, ये दोनों ही प्रभावित करेगा बच्चे को। ये 100% सही है। बाकी जो बच्चा खाली स्लेट इसलिए नहीं मानना है, क्योंकि बच्चा जब स्कूल आता है तो अपने पास कुछ ना कुछ अनुभव लेके आता है, तो बच्चे के पास में अनुभव होता है। बच्चे का पहला विद्यालय उसका घर ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे वही सही जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इसमें सामाजिकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों की, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, घुलने मिलने तथा समायोजन करने की, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सिखाने की, तथा मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। अब देखिए यहां पे हम देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन में मित्रों के साथ सामाजिक बनने की ये नहीं है, आलोचना तो कोई हो ही नहीं सकती। अब देखिए यहाँ पे दो है, घुलने मिलने तथा समायोजन की, तो ये भी ठीक है, लेकिन सबसे बेहतरीन इसका ये आंसर है। याद देखिए अर्जित शब्द दिया हुआ है, किसी चीज को सीखना, तो इसलिए इसका सबसे उपयुक्त आंसर यही होगा। चलिए आते हैं 16 नंबर पे, देखते हैं क्या है। पियाजे अनुमोदित करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारणों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? परिकल्पित निगनात्मक तार्किकता की अयोग्यता को ठहराया हुआ है, या व्यक्तिगत कल्पिता कथा को ठहराया हुआ है, या विचार की अनुत्क्रमणीयता पलट न सकने वाले को ठहराया हुआ है, या उच्च स्तर की अमूर्त चिंतन को ठहराया। तो इसमें देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। विचार की अनुत्क्रमणीयता को उन्होंने बताया हुआ है कि ये इसकी असमर्थता का जिम्मेदार ठहराया है जीन पियाजे महोदय ने, चूंकि वो जीन पियाजे जो है वो संज्ञानात्मक, ये हमेशा याद में रखिएगा कि जीन पियाजे हमेशा कोई भी बात होगी तो संज्ञानात्मक पक्ष की तरफ ही उनका झुकाव ज्यादा होगा। चलिए आगे देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखते हैं? सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद तो होगा, बिल्कुल ये तो गलत ही हो जाएगा। दूसरा समाज आर्थिक सदस्य को उपलब्ध कराए कि सहारा भी नहीं होगा, बच्चे को कोई सहारा, बच्चा स्वयं से जो भी करेगा। अनुकूलन की प्रक्रिया, यही इसका सही होगा 100%। उपयुक्त व्यवहार परिवर्तित नहीं होगा। इसमें जो सही आंसर होगा वो इसका यही होगा, अनुकूलन की प्रक्रिया पियाजे के अनुसार। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर।
वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र है। देखिए इससे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एजटी ने घुमा के थोड़ा पूछ लेगा, बस इसके आंसर बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे। समीपस्थ के विकास की बात कर रहा है वाइगोत्स्की ने, समीपस्थ का विकास दिया। देखिए पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित, किसी भी चीज की सीमा निर्धारित नहीं करना है, काट दीजिए, फटाक से काट दीजिए इसको। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से, बस अब आगे कुछ पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस बच्चे के द्वारा स्वतंत्र लिखा है, बाकी आगे कुछ भी हो काट दीजिए आप, यही आपका आंसर सही जाएगा। अब इसको हम पढ़ लेते हैं। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता करने वाले कार्य के बीच में अंतर। देखिए मैं थोड़ा जल्दी कर दे रहा हूं, बाद में आप चाहेंगे यूट्यूब पे तो इसको रोक करके भी ऑप्शंस पढ़ सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा समय आपका ना वेस्ट हो, इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि मैं जल्दी जल्दी चीजों को करवा दूं। बाकी आप इसको रोक करके भी पढ़ सकते हैं और टिक कर सकते हैं। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। आकलन में क्या चीजें सम्मिलित हों? अपने आजकल उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता, अधिगम के न्यूनतम स्तर के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना, आकलन उपकरणों का मानकीकरण करना, अपने विद्यार्थियों सामाजिक से पृष्ठभूमि। ये देखिए बिल्कुल सही है। इसमें विद्यालय का हमको ये नहीं पूरा करना है कि विद्यालय के स्तरों को पूरा करें, फलाना धमाका सब कटेगा, इसमें यही सही जाएगा कि अपने विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बच्चे का जिसे हम पढ़ा रहे हैं, जिसका अधिगम करवा रहे हैं, उसके सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को हम जाने, इसके ये पहले हम सुनिश्चित करेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 है। इसका आंसर है, एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार से विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा अंकों के बाद में आ गए, ये नहीं होगा। विद्यार्थी अपने आकलन एकमात्र निर्धारक होंगे, आकलन एकमात्र निर्धारक नहीं हो सकता है। विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए ये देखिए यहाँ विद्यार्थी का भी काम हो रहा है और अध्यापक का योजना बना रहे हैं, इसमें मतलब इसमें हर प्रकार की चीजें यूज हो रही, यही इसका सही जाएगा। बाकी आगे वाला पढ़ लेते हैं, लेकिन वो सही नहीं होगा। शिक्षण अधिगम में आकलन की भूमिका को नकारना, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इसका यही सही होगा। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि समावेशी शिक्षा के पीछे समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि, अब मूलाधार इसका क्या है, मैं इसको आपसे, अरे यार रुक जाओ, देखिए हम इसको देखेंगे कि इसका मूलाधार क्या है। समाज में विभिन्नता और विद्यालय को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता। देखिए इसका तो पहले ही सही चला गया। अब इसका आगे का आंसर हम अगले पेज पे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं इसको सही कर दे रहा हूं और यही सही भी होगा। अभी आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज लिखी है कि समाज में विभिन्नता, तो समाज में विभिन्नता, ये बात सही है। और विद्यालय को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होना, कि समाज में विभिन्नता, तमाम प्रकार के बच्चे आएंगे विद्यालय में पढ़ने, जो अलग अलग पृष्ठभूमि से होंगे, लेकिन विद्यालय को अपने आप को उसके प्रति बदलना है। बच्चा नहीं बदलेगा, विद्यालय को बदलना है, तो बस इसीलिए यहाँ पे आंसर सही है। इसका ए सही होगा समावेशी शिक्षा का। चलिए हम इसका और ऑप्शन पढ़ लेते हैं 21 का, बाकी ऑप्शन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये हमें विकसित आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया की कोई बात नहीं, ये होगा ही नहीं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग अलग से भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं होगा। प्रत्येक बच्चे निष्पादन एक समान नहीं होगा, ये लीजिए, उसका वही ए ही सही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 है, 12 नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक, ये शब्द यहाँ पे महत्वपूर्ण है, बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? सृजनात्मक बच्चे को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा बच्चा सृजनात्मक है? यह अवलोकन करना कि बच्चे सामूहिक रूप साथियों के साथ प्रकार की प्रतिक्रिया करता है, ये नहीं होगा।
मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना। मानकीकृत बुद्धि परीक्षण से किसी का, यहाँ पे सृजनात्मकता की बात हो रही है, बुद्धिमान की बात नहीं हो रही है, सृजनात्मक होना चाहिए बालक। वस्तुनिष्ठ प्रकार के ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बच्चे की विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वो समझ, ये बिल्कुल सही है इसका, क्योंकि हमें यहाँ पे सृजनात्मक बालक ढूंढना है, और सृजनात्मक बालक तभी आप सृजनात्मकता जान पाएंगे जब वो किसी समस्या को हल कर रहा होगा और उस दौरान आप उसका अवलोकन करेंगे, तभी आपको पता चल पाएगा। चलिए चलते हैं 23 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 23। ये देखिए थोड़ा छोटा करना पड़ रहा है क्योंकि इसमें बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, क्योंकि मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूं, इसलिए इसको छोटा करने में थोड़े। 23 नंबर पे हम बात करेंगे, एक अध्यापिका समाज से वंचित वर्ग से आए बच्चों की आवश्यकता के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा करती है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा करती है? अब अगर हम ए की बात करें तो अन्य बच्चों से वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना। देखिए ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अभी क्यों गलत हो जाएगा, अभी मैं इसको सिद्ध कर दूंगा। अब चलिए बी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। विद्यालयी व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में उन पर विचार करना जिससे पक्षपात एवं रूढ़वादी झलकती। बिल्कुल देखिए इसका यही सही होगा, क्योंकि प्रश्न इसमें जो पूछा है उस हिसाब से यहाँ पे रूढ़वादी वाला ही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक अध्यापक समाज से वंचित वर्ग की बात कर रहा है कि वंचित वर्ग से जो बच्चे आए हैं उनकी आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से किसके द्वारा, तो इसमें जो बी होगा ये एकदम सही होगा कि विद्यालय व्यवस्था। मैं इसको यहाँ पे ये देखिए, विद्यालयी व्यवस्था एवं स्वयं के तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिससे पक्षपात एवं रूढ़वादी झलके। कि इसमें हमको ये करना है कि जब कोई बच्चा है तो यहाँ पे अध्यापिका को जो जज करना है वो ये करना है कि वो किसी भी तरीके से ऐसी बात ना करे बालक से जिसमें रूढ़वादिता या पक्षपात की बात आए, क्योंकि पक्षपात, रूढ़वादिता, जातिवादिता, जेंडर वाली चीजें आएंगी तो इन चीजों से बचना है, क्योंकि हमको बच्चे को प्रभावशाली तरीके से उसकी प्रतिक्रिया देना था कि वो ऐसा न लगे उसको कि हाँ हम किसी वंचित वर्ग से हैं या किसी सामान्य वर्ग से, इन सारी चीजों से बचे। इसलिए यहाँ पे 23 का जो है वो बी सही होगा। इसमें आपको करना है सीटेट में एक बात और मैं बीच बीच में बताना चाहूंगा कि जब सीटेट की परीक्षा देंगे तो इसमें समय पर्याप्त है, परंतु इसमें जो प्रश्न के उत्तर लिखे होते हैं बहुत बड़े बड़े लिखे होते हैं, तो आपको बहुत से ऐसे शब्दों को जानना होगा जिसको देखते ही फट से आप जहां निगेटिव है वहां काट दें, जहां पॉजिटिव उसको सेलेक्ट कर लें, नहीं तो समय तो आपको प्रश्न पढ़ने में ही निकल जाएगा। चलिए चलते हैं आगे 24 नंबर पे। बाकी इसमें और कोई वो नहीं है, लेकिन ये चूंकि एक बड़े बड़े जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट दिए हुए हैं इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। 24 नंबर का क्वेश्चन यहां पे हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? देखिए यहाँ पे लिखा है उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे पहला हम देखेंगे लिखा हुआ है बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें नहीं देखना है और व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं तो बस यही सही है इसमें। चलिए दूसरा पढ़ लें, मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाना, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें नहीं देखना है। लड़कियों के गणित विज्ञान, ये भी नहीं होगा। अध्यापक को देखिए चूंकि यहाँ प्रश्न में लिखा हुआ था नहीं है तो इसमें हमको अब यहाँ पे पॉजिटिव देखना है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन निगेटिव हो जाएगा तब पॉजिटिव आंसर ढूंढना होगा, जब क्वेश्चन पॉजिटिव होगा तो निगेटिव आंसर ढूंढना होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम आसक्त वाले बच्चों की एक विशेषता है? अधिगम आसक्त मतलब जो बच्चे अधिगम नहीं कर पा रहे हैं, सीख नहीं पा रहे हैं, उनके लिए क्या एक उनकी विशेषता है? 50 से नीचे बुद्धि लब्धि, अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक लगना, एक ही प्रकार की गद्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर की जाने वाली कठिनाई। देखिए इसमें पूछ रहा है कि अधिगम आसक्त वाले जो बच्चे हैं उनमें इसमें से कौन सी एक विशेषता होगी, तो इसमें जो विशेषता होगी वो देखिए 50 से कम बुद्धि लब्धि तो मूर्ख बालक की होती, ये नहीं होगी, जिसको काट देंगे। आक्रामक वाली भी कोई बात नहीं है।
बार बार दोहराने वाली भी बात है, ये समस्या आपको दिखाई देगी इसमें। डी, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने में और शब्दों को वापस पढ़ने में उनको दिक्कत होगी। चलिए अब चलते हैं 26 पे। बस 30 ही क्वेश्चन होगा, 4 और बचे हैं, आप 4 और थोड़ा धैर्य बनाए रहें। बस 4 के बाद में हम इसको बंद कर देंगे। आप इस पे, लेकिन 4 पे आप इस पे चिंतन कर सकते हैं, आपका पेपर है तो आप इसमें थोड़ा चिंतन करेंगे और अच्छा आपको इसमें रिजल्ट दिखेगा। और जाहिर सी बात है एक ही क्लास से आपका 2-3 क्वेश्चन आएगा, आप देख लीजिएगा, सेम टू सेम नहीं आएगा तो मिलता जुलता आएगा। चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? ये देखिए बहुत अच्छा है, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। अब ऑप्शन ए पे हम देखेंगे। ऑप्शन ए दिया हुआ है प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, ये भी सही लग रहा है। बी में देखेंगे क्या दे रहा है, प्रश्न अन्योन्यायी क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकलनात्मक स्पष्टता की दिशा की ओर बढ़ाते हैं, ये भी सही है। अब चलेंगे सी पे, पढ़ेंगे क्या है, बच्चों को अपन भाषा या अपन ने अपनी होगा, बच्चों को अपनी भाषा कौशल के अभ्यास की आवश्यकता होती है, ये बहुत ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन चलिए डी देखते हैं क्या। जिन चीजों के बारे में बच्चे नहीं जानते उनके बारे में, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, उनके बारे में विचार करने क्या मतलब। तो इसमें सही आंसर देखेंगे हम क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर ए भी है और बी भी है, परंतु इसमें बी लगाएंगे क्योंकि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जिज्ञासा बढ़ाना तो चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर आप दूसरे पे आएंगे तो जिज्ञासा बढ़ाने के साथ साथ में संकलनात्मक स्पष्टता की दिशा की ओर ले जाता है, इसलिए इसका बी सही। देखिए कभी कभी ऐसा भी होगा कि 2-2 क्वेश्चन के आंसर, एक क्वेश्चन के 2-2 आंसर सही होंगे, तो उसमें जो सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि सबसे पहले आपको जब मिलेगा पेपर तो उसमें लिखा होगा टॉप पे ही कि जो सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त आंसर हो उसे आप उसमें सेलेक्ट करें। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करती है? ए ऑप्शन, जब विद्यार्थी को बहुत वैकल्पिक प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है, ये तो कुछ सही नहीं लग रहा, बी देखते हैं। जब संकलनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों के आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। जब कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों और निर्धारित किए जाते हैं। जब परीक्षा में अंकों, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। जब परीक्षा में अंकों विद्यार्थियों के बीच योगदान को सकारात्मक संबंध पर बल दिया जाता है। तो देखिए इसमें 27 का जो सही एग्जैक्ट होगा ये बी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कुछ ज्यादा ही पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। अब आप इसको दोबारा पढ़िए। जब संकलनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा, बहुत सारी विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है, तो इसका यही सही हो जाएगा। चलिए 28 देखते हैं। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करती है। अध्यापिका का मनोदशा, अध्यापिका की मनोदशा से कोई लेना देना है नहीं है। कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, कार्य के लिए जो पुरस्कार प्रस्तावित किया उससे उसकी मनोदशा से क्या लेना देना। बच्चे के निष्पादन का स्तर और बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं। देखिए बहुत बढ़िया इसका आंसर दिया हुआ है, बच्चे की निष्पादन, बच्चे का जिस प्रकार का स्तर होगा, जिस प्रकार से उसकी क्षमता होगी शारीरिक मानसिक, उसी अनुसार वो चीज़ों का निष्पादन कर पाएगा, और वही इस बात पर निर्भर होगा कि बच्चे की किस मात्रा पर उसको सहारा की आवश्यकता है, परिवर्तन करेगा वो। चलिए अब चलते हैं आगे 29 में। उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित की अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि, देखिए जब उच्च प्राथमिक की बात आ जाएगी तो आप दिमाग में रखिएगा कि बच्चा या तो कक्षा 5 में होगा या इससे ऊपर 8, यानी 5 से 8 के बीच में आपको सोचना है कि अब इस प्रकार का बच्चा है, तो अब ये जो भी स्टेटमेंट हमको देगा उसके बारे में हम ठीक से पढ़ेंगे कि किस प्रकार का स्टेटमेंट देना चाह रहा है। चलिए देखते हैं क्या स्टेटमेंट है इनका।
उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि विद्यार्थी की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टि, ये देखिए इसका पहला ही सही है। विद्यार्थी की जो गलतियां होती हैं वो अंतर्दृष्टियां उपलब्ध करा, जब वो गलती करेगा वहां पे हम उसको सही करेंगे, तब उसको लगेगा कि हाँ ये चीजें यहाँ से ऐसे सही होती है, तो नेक्स्ट टाइम जब वो गलती करने वाला होगा तो उसको वहीं पे वो आंतरिक रूप से उसको लगेगा कहीं से बचना चाहिए। इसका यही सही होगा, बाकी आगे पढ़ लेते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय के गणित के योग्यता नहीं होती, ऐसा हो ही नहीं सकता। लड़के गणित के अध्यापक, देखिए ये बिल्कुल गलत हो गया। विद्यार्थी की कार्यविधि ज्ञान आवश्यकता चाहे संकल्पनात्मक आधार नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? बिल्कुल हो सकती हैं। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? देखिए यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें आप किससे सहमत हैं इस पे बात करेंगे। एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार, देखिए सरकार और अनुत्तीर्ण से क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन गलत है। एक बच्चे की असफलता के लिए वंशानुक्रम, देखिए पढ़ते इसको, अब देखिए पूरा पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन किसी की असफलता के लिए वंशानुक्रम जिम्मेदार नहीं हो सकता, ये पक्का है, तो इसलिए ये आंसर गलत है। एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने की असमर्थता के प्रति प्रतिबिंब, ये देखिए बिल्कुल सही है। किसी बच्चे की जो असफलता होगी, अब इसमें इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, तो बच्चे की असफलता जो है वो व्यवस्था पे निर्भर करेगी और बच्चे के प्रति उसकी प्रतिक्रिया क्या करती है। अब आप बच्चा अगर कोई असफल हो रहा है तो वहां की व्यवस्था कैसी है, जहां शिक्षण विधि हमारी कैसी है, अध्यापक किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो इन सारी चीजों पे निर्भर होगा। इस पे निर्भर नहीं होगा कि बच्चा सरकार की योजनाओं को जस्ट फेल हो जा रहा है। चलिए ठीक है, आज इतना ही करेंगे, और आप लोगों को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से आप लोग तैयारी करके जाइएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा, सीटेट के प्रश्न को सॉल्व करते समय बहुत लंबे लंबे आंसर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बाकी अगर मान लीजिए कि अगर 4 ऑप्शन आ रहे हैं, उसमें अगर आप 2 बहुत बड़े हैं तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, 2 छोटे वाले को पढ़िए, अगर उसमें पॉजिटिविटी है तो वहां पे पॉइंट रख दीजिए, फिर अगर नेगेटिव है तो तुरंत काट दीजिए, फिर आपके पास 3 ऑप्शन बचे, फिर 3 में से जो छोटा है उसको पढ़िए। ऐसे ऐसे करते हुए कोशिश करिए कि समय को भी बचाना है। और अगर आप अपना कुछ राय देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। अगर इन क्वेश्चन में कोई अगर आपको दिक्कत है तो क्वेश्चन नंबर डालिएगा, मैं उसका विस्तृत उसका जो वर्णन होगा वो मैं आपको भेज दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।